गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का आपको कल मैं जो है क्वेश्चन आंसर 6 का फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में जो था आपका कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। जो वो अल्कोहल्स और ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोजन कंटेंट्स है, लेकिन वो जो है सो एसिड्स नहीं कहलाता है। ये जो है सो मतलब कल क्वेश्चन उसके, तो वो एसिड्स इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि उसको जब हम पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, पानी के अंदर जब डिजोल्व करने के बाद उसमें क्या होता है, जो आपको हाइड्रोजन आयंस, जो हाइड्रोनियम आयंस जब एसिड जो होता है वो डिजोल्व करता है वाटर के अंदर, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इसके लिए आपको क्या कहा गया है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो मैं ये एक्टिविटी जो है सो मैं आपको कल बताया बोला था, जो आप एक एक्टिविटी इसके बारे में लिख के रखना। तो यदि आप लिखे होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको जो है सो एक एक्टिविटी के तौर पे आपको समझाता हूँ। क्या करिए आप, जैसे एक 6 वोल्ट का बैटरी लेना है और एक कॉर्क में जो है सो 2 नेल को बांध के पानी के अंदर जो है सो आपको पहले एक बार अल्कोहल डालना है। अल्कोहल डालने के बाद जब उसको स्विच ऑन करोगे तो यदि उसके अंदर जो प्योर डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होता है, जब तक आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि नहीं होगा प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या करता है, कंडक्ट नहीं हो पाता है। तो इस चीज को हमको प्रूव करने के लिए जब उसके अंदर हम अल्कोहल डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, स्विच ऑन करने पे बल्ब नहीं जलता है, तो इसका मतलब है जो उसके अंदर हाइड्रोजन प्लस आयंस रिलीज नहीं हो रहा है। यदि आयंस रिलीज होता है तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता। तो इसी को हम क्या करेंगे, एक आपको एक्सपेरिमेंट राइट डाउन करवाते हैं। तो आप लोग लिखिए, एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। फिक्स 2 नेल्स। आप क्या करना है, 2 नेल्स को, 2 कांटे को फिक्स करना है। तो फिक्स 2 नेल्स, फिक्स 2 नेल्स ऑन a cork and place it in 100 ml beaker। इसको किस में डाल देना, 100 ml बीकर में डाल देना। क्या करना है, फिक्स 2 नेल्स, 2 नेल्स को फिक्स करना है कॉर्क पर, उसको किसके अंदर डाल देना है, 100 ml बीकर के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, कनेक्ट द nails to the two terminal of a 6 volt बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से उसको क्या करना है, 2 टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है। चौथा पॉइंट क्या करना है, 6 वोल्ट बैटरी विथ अ बल्ब और अ स्विच, विथ एक बल्ब दे देंगे और एक क्या करेंगे, स्विच डाल देंगे उसके अंदर। with a bulb or a switch।
अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें करेंगे, थोड़ा सा अल्कोहल मिक्स करेंगे और अल्कोहल इन द beaker and switch on the करंट। इसको क्या करना है, अल्कोहल को बीकर में डालना है, स्विच ऑन द करंट मतलब करंट को देंगे, और बल्ब क्या होता है, ग्लो नहीं करता है। क्या करता है, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा जब स्विच ऑन करेंगे। तो इस केस में दिस शोज दैट दिस experiment shows that alcohol does not ionize, अल्कोहल जो है सो आयोनाइज नहीं होता। कोई दिक्कत यहां तक? अब जो है सेम एज इट इज, इसमें अल्कोहल के बदला क्या करना है आपको, ग्लूकोज लिख के फिर से यही एक्सपेरिमेंट आपको क्या रहेगा, इसके फेस एंड सॉल्ट। चलो अब हम सेम आप जब अल्कोहल में हमने लिखवाया उसी को क्या करना है, एज रिपीट करके ग्लूकोज में लिख लेना है। जब आप दो नेल्स को उसके अंदर कॉर्क में रख के जब बीकर के अंदर डालोगे और बीकर में जब अल्कोहल मिक्स करेंगे और वो क्या करेगा, आपको वाटर कंडक्ट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, बल्ब नहीं जलेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज नहीं कर रहा है और उसको हम कहेंगे जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सेवेंथ है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कोई इम्प्यूरिटीज कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट रहता है, इस वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और वह एज रेन वाटर डज, जो रेन वाटर होता है बारिश का पानी, वो क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्योंकि बारिश का पानी जब आता है तो जितना भी एटमॉस्फेयर के अंदर आपको इम्प्यूरिटीज होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या होता है, और डस्ट पार्टिकल्स, वो सारे के सारे बारिश के साथ मिक्स होकर नीचे आता है और उसके अंदर क्या होता है, वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। तो हम लिखेंगे सॉरी, बिकॉज it does not contain any ionic compound. हम लिखेंगे the distilled water do not conduct electricity because it does not contain any ionic compound, whereas rainwater falling to the earth through the atmosphere
through the atmosphere dissolves an acidic gas CO2 and forms carbonic acid ये जो होता है, आप जब रेन वाटर के साथ साथ मैं बताया था जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है, वो वाटर के साथ आके रिएक्शन करके आपको क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और वो कार्बोनिक एसिड जो है, एसिड कोई भी होगा, जब वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा तो वो हाइड्रोजन आयंस पर प्रोड्यूस करेगा और वो हाइड्रोजन आयंस आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। तो हम लिखेंगे एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर in the absence of water, acids do not show acidic behavior in the absence of water because the acids produce hydrogen ions only when dissolved in water. Acids do not show acidic behavior in the absence of water because the acids produce hydrogen ions only when dissolved in water. जब तक वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा तब तक एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, हाइड्रोजन आपको रिलीज नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं करवा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator। जब A, B, C, D, E को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा, तो pH ऑब्टेन होता है 4, 1, 11, 7 एंड 9। तो A, B का C, D का जो है ये आपको pH मान है 4 है, 1 है, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। आपको इसमें कहना है न्यूट्रल कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन है, वीकली एसिडिक और वीकली अल्कलाइन। तो आपको सबसे पहले मैं पीएच पे बताया था जो न्यूट्रल होने के लिए क्या होना चाहिए, पीएच स्केल पे मान उसका 7 होना चाहिए। तो पहला आपका है न्यूट्रल। न्यूट्रल जो है न्यूट्रल इज इक्वल टू 7 और ये 7 नंबर जो है आपका कितने पे है, ए बी सी डी पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए। अब देखो दूसरा है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताया था जो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन का मतलब है जो आपको राइट हैंड पीएच स्केल पे जो राइट मोस्ट ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। तो इसमें कौन सा पीएच का मान है जो सबसे ज्यादा है, तो 11। कौन सा है, 11। तो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन के केस में स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन इज इक्वल टू कौन सा है, 11। और आपका कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी
सी क्या उसके, ये जो है आपको सॉल्यूशन सी है, सॉल्यूशन ऑप्शन नहीं कि सॉल्यूशन सी है, और ये भी आपका सॉल्यूशन, ऊपर वाला ऑप्शन नहीं, सॉल्यूशन डी होगा, सॉल्यूशन डी। अब क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिडिक। स्ट्रॉन्ग एसिडिक के केस में हम आपको बोले थे जो लेफ्ट एंड पे सबसे पहले आए वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो इसमें 4, 1, 11, 7 और 9 में सबसे लेफ्ट एंड पे कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। इस केस में 1 आएगा और सॉल्यूशन बी आएगा। कौन सा? सॉल्यूशन बी। अब ऑप्शन नंबर डी है वीकली एसिडिक। क्या है? वीकली एसिडिक। तो वीकली एसिडिक होगा 4 pH वाला, और 4 pH किसका है? 4 है सॉल्यूशन ए का। लास्ट वन है वीकली अल्कलाइन, जो सबसे कम अल्कलाइन हो। वीकली अल्कलाइन, इसमें कौन सा pH रह गया? 9 नंबर वो, और इसका जो है सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? ई नंबर। कोई दिक्कत यहां तक? देखो जो pH स्केल हम बताए थे, तो pH स्केल में क्या था? जो राइट एंड पे हो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ये बेसिक होता है, और लेफ्ट एंड वाला क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। और 7 तो जो बीच का जो 7 पॉइंट होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो मैं आपको सारा चीज इसके अंदर उसी मेथड से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया। अब देखो इस pH को क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में इसको डेकोरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। सबसे कम हाइड्रोजन आयन किसके अंदर होगा और सबसे ज्यादा? तो इसमें क्या होगा? सबसे कम हाइड्रोजन आयन जो होगा सॉल्यूशन सी के, सी। इससे ज्यादा किसमें होगा? सॉल्यूशन ई में, सॉल्यूशन ई में। फिर सॉल्यूशन डी में, सॉल्यूशन डी के बाद 7 के बाद कौन सा है? सॉल्यूशन ए। फिर कौन सा होगा? सॉल्यूशन बी। अब देखो 9th में जैसे जैसे पहले क्या होगा? जो जो बेसिक होगा उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस का क्या होगा? कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो सॉल्यूशन सी बेसिक है, तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। सॉल्यूशन सी के बाद सॉल्यूशन ई, डी, ए और बी। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। यहां देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके अंदर क्या गया है? इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम को ए और बी कंटेनर में रखा गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके अंदर डाला गया? टेस्ट ट्यूब ए के अंदर। और दूसरे में क्या गया? एसिटिक एसिड CH3COOH को डाला गया। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। ये अमाउंट और उसका जो कंसंट्रेशन है दोनों सेम लिया गया। इन व्हिच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग ऑकर मोर विगरसली एंड व्हाई।
अब देखो, एक में क्या रखा गया, मैग्नीशियम, दूसरा में भी मैग्नीशियम, एक में HCl डाला गया, दूसरा में एसिटिक एसिड। लेकिन जो फिजिंग साउंड होता है वो किसके वजह से होता है, हाइड्रोजन की वजह से। किसके वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ विग्रेसली रिएक्ट करेगा, ज्यादा रिएक्ट करेगा, और वहां उस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ज्यादा से ज्यादा एलिबरेट होगा, और वहां ज्यादा से ज्यादा फिजिंग साउंड का अकरेंस होगा। और ये एसिटिक एसिड के केस में क्या होगा, लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, और कंसंट्रेशन होने के बाद रिएक्शन कम होगा, और वहां पे फिजिंग साउंड कम होगा। तो हम लिखेंगे फिजिंग ओकर, फिजिंग occurs, fizzing will occur more vigorously in test tube fizzing will occur more vigorously in test tube because HCl is a strong acid which completely ionizes and reacts with magnesium to form hydrogen gas more vigorously. Fission will occur more vigorously in test tube A because HCl is a strong acid which completely ionizes and reacts with magnesium to form hydrogen gas more vigorously, and fission and on other hand acetic acid is a weak acid and ionizes less, and on other hand acidic acid is a weak acid and ionizes less, which causes less reaction with magnesium. Which causes less reaction with magnesium. कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फिजिंग जो है, जो HCl के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वहां पे कंप्लीटली आयोनाइज करता है और रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस मोर विग्रेसली, एंड ऑन अदर हैंड एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड आयोनाइजेस लेस व्हिच कॉजेज लेस रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, एसिटिक एसिड का लेस रिएक्शन होता है, इस वजह से वहां पे क्या होता है, आपको फिजिंग साउंड अगर ज्यादा नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में fresh milk has a pH of 6. What do you think the pH will change as it turns into curd?
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इसका पीएच क्या होता है, रिड्यूस होता है, और उस कर्ड के केस में और पीएच उसका डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से उसका पीएच क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम लिखेंगे फ्रेश मिल्क हैज अ pH 6 has a pH 6. The pH will change. The pH will change as it turns into curd due to formation of lactic acid due to formation of lactic acid in it reduces due to formation of lactic acid in it reduces pH। अब जो है इसके अंदर देखो फ्रेश मिल्क के साथ pH 6 होता है, जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उसका pH डिक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको, A milkman adds a very small amount of baking soda to the fresh milk। मिल्कमैन क्या करता है, उसको बेकिंग सोडा डालता है फ्रेश मिल्क के अंदर, क्योंकि जब ज्यादा देर दूध रखा जाए तो वो क्या हो, इजिली लैक्टिक एसिड में जो है उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो वो क्या हो जाए, दूध खट्टा ना हो जाए। इसलिए हम अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू अ स्लाइटली अल्कलाइन। वो 6 अल्कलाइन की तरफ क्यों शिफ्ट कर जाता है, उसके अंदर बेस मिला दिया जाएगा तो वो क्या होता है, अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ना हो, जो पीएच उसका क्या करे, डाउन करे और दूध को खट्टा कर दे। तो इसके लिए हम लिखते हैं he shifts the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline so that it may not get sour easily due to the formation of lactic acid। ये इजिली खट्टा ना हो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, स्लाइटली बेस को ऐड कर दिया जाता है, अल्कलाइन कर दिया जाता है। सेकंड है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कार्ड। ये लंबा टाइम क्यों लेता है, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड जो फॉर्म होगा पहले वो क्या करेगा, उस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बाद वो दही का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लिखते हैं इसके लिए, दिस मिल्क takes a long time to
long time to set as called because the lactic acid being formed has to first neutralize the alkaline milk. To set as cut because the lactic acid being formed has to first neutralize the alkaline milk. उसको क्या करता है, अल्कलाइन मिल्क को पहले उसको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। इस वजह से उसको दही को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे में प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोरेड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों करना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में? तो हम लिखेंगे पीओपी शुड बी stored in a moisture proof container because the presence of moisture can cause slow settlement of POP by bringing about its hydration, POP should be stored in a moisture-proof container because the presence of moisture can cause slow settlement of POP by bringing about its hydration. इसके अंदर क्या होगा, जब POP को आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखोगे तो उस केस में क्या होगा, आपको उसके अंदर धीरे धीरे वाटर ऑफ हाइड्रेशन गेन करेगा और वो क्या हो जाएगा, आपको सेट कर जाएगा और वो आपको एक स्टोन का रूप पकड़ लेगा। तो उस केस में आप वो पीओपी क्या हो जाएगा, आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, वर्थलेस, आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर है 14, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
the reaction, neutralization reaction, the reaction between acid, the reaction between acid and base to form salt and water, the reaction between acid and base to form salt and water is called, the reaction between acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखो NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो एसिड एंड बेस का रिएक्शन जिसमें सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एग्जांपल आपको दे रखे हैं, आप देखो इसमें गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा दे रखा है। Important uses of washing soda. Two important uses of baking soda and washing soda. Two important uses of, पहले आप बेकिंग सोडा का लिखो, बेकिंग सोडा। तो पहला जो यूज होगा बेकिंग सोडा का आपको, बेकिंग सोडा का जो आप का यूज है ये इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। पहला लिखो, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा it is used as an antacid, it is used as an antacid। अब देखो सेकंड क्या है, वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे लिखोगे टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ washing soda। पहला यूज, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, सेकंड लिखेंगे, सेकंड इसका यूज, इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इसको किसके अंदर यूज किया जाएगा, ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। अब जो है सो इसका चैप्टर 2 का आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होने के बाद मैं आपका अब सोच रहा हूँ फिजिक्स का कोई चैप्टर स्टार्ट करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्द ही फिजिक्स के टॉपिक के साथ मिलेंगे।
तब तक आप बने रहें, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। थैंक यू।